ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी से 30 मील दूर लॉन्ग आइलैंड टाउन ऑफ एमिटीविल हाउस की, जहां एक ही रात में एक ही परिवार के 6 लोगों की एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये घर हमेशा सुर्खियों में बना रहा। 13 नवंबर 1974 ये वो तारीख थी जब ये घर एक क्राइम सीन में बदल चुका था। यहाँ रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक रोनाल्ड डेफो ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की सोते हुए एक 35 मार्लिन राइफल से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मरने वालों में उसके माता पिता और 4 भाई बहन थे। रोनाल्ड को जब हिरासत में लिया गया तो उसका यह कहना था कि उस पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा था और यह सब उसने नहीं किया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में जब उस पर ट्रायल चला तो उसे 6 उम्र कैदों की सजा सुनाई गई। इस घटना के 13 महीने बाद लुट्स परिवार ने इस घर को $80,000 में खरीदा, जो कि एक बहुत ही कम कीमत थी। पर बदकिस्मती से ये परिवार 28 दिन से ज्यादा यहाँ पर रह नहीं पाया। इस दौरान एक के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया था। इन घटनाओं पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री नॉवेल्स एंड फिल्म्स भी बनी। लुट्स परिवार में 5 सदस्य थे। घर के एक नए मालिक जॉर्ज लुट्स और कैथी लुट्स थे। उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही 1975 में शादी की थी। ये दोनों की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी से उनके 3 संतानें थी, जिनमें डेनियल 9 वर्ष, क्रिस्टोफर 7 वर्ष एंड मेलिसा 5 वर्ष की थी। ये घर एक नदी के किनारे डच कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ था और इसका छत दोनों तरफ से झुका हुआ था। इसमें एक बोर्ड हाउस भी था जिनमें बोट्स को रखा जाता था। जॉर्ज और कैथी के पास अपने अपने घर थे, पर वो यहाँ आकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। इस परिवार के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम हैरी था। ब्रोकर ने इनके घर खरीदने से पहले ही इन्हें घर में हुई हत्याओं के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था, पर फिर भी इस परिवार ने इसे नजरअंदाज किया। 19 दिसंबर 1975 को लुट्स परिवार इस घर में रहने आया। इस घर में अभी भी डेफो परिवार, जो कि पहले यहाँ रहता था, उनका बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। घर के नए मालिक जॉर्ज लुट्स के एक मित्र ने जॉर्ज को इस घर के अतीत के बारे में जानते हुए उन्हें इस घर को पवित्र कराने की सलाह दी। जॉर्ज एक कैथोलिक प्रीस्ट को जानते थे और उन्हें अपने घर को पवित्र कराने के लिए आमंत्रित किया। क्रिश्चियनिटी में पद्धति के द्वारा घर को पवित्र यानी ब्लेस किया जाता है, जिसमें पवित्र जल छिड़ककर बाइबल के मंत्र पढ़े जाते हैं। माना जाता है ऐसे करने से घर में रहने वाली बुरी ताकतें घर से दूर चली जाती हैं। जब फादर घर को ब्लेस करने आए तब दोपहर का समय था, जब कैथी अपने सामान को खोल रही थी। फादर ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने जैसे ही पवित्र जल को छिड़कना और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तब एक बहुत भारी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। इसके बाद वहां से चले गए और उन्होंने कैथी और जॉर्ज को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। इस घटना के एक हफ्ते बाद 24 दिसंबर 1975 को फादर ने जॉर्ज लुट्स को कॉल किया और उन्हें दूसरी मंजिल वाले कमरे से दूर रहने के लिए कहा, जहां उन्होंने रहस्यमय आवाजें सुनी थी। ये वही कमरा था जहां पर एक साथ 6 हत्याएं हुई थी। वो परिवार इसे अपने बेडरूम की तरह इस्तेमाल करता था। फादर की उस कमरे में ना जाने की हिदायत जॉर्ज कॉल में स्टैटिक डिस्टर्बेंस के कारण सुन नहीं पाया। लुट्स परिवार के घर से आने के बाद फादर को तेज बुखार हो गया था। उनके हाथों में अजीब से निशान उभर आए थे। ये निशान स्टिग्मेटा जैसे थे। स्टिग्मेटा ईसाई धर्म में शरीर पर प्रकट होने वाले ऐसे निशान, जख्म और दर्द को कहा जाता है, जो कि भगवान यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से हुए थे। शुरुआत में तो जॉर्ज और कैथी को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। बस उनका यह कहना था कि वो दोनों जैसे कि किसी अलग अलग घर में रह रहे हों। उन्होंने यह पाया कि जॉर्ज की नींद रात को 3:15 पर अपने आप खुल जाती थी। यह वो समय था जब इस घर के पुराने मालिक रोनाल्ड डेफो ने अपनी शॉटगन से 6 हत्याएं की थी। इस घर में रहते हुए उन्होंने घर की कई जगहों पर एक बहुत ही तीव्र और अजीब सी ठंड को महसूस किया।
अचानक ही घर में बैठे हुए तापमान अजीबोगरीब तरह से गिर जाता था और बहुत ही ठंड लगने लग जाती थी। तापमान को नियंत्रित करने के लिए आग जलानी पड़ती थी। पैरानॉर्मल रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि अचानक तापमान गिरना बुरी आत्माओं की मौजूदगी की निशानी होती है। एक रात लुट्स परिवार सो रहा था। घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि एक दीवार से हरे रंग का एक पदार्थ रिस रहा है। इस दौरान एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगी थी, पर देखते ही देखते कुछ देर में सब सामान्य हो गया और वो पदार्थ दोबारा दीवार में छुप गया। ये क्या हुआ था, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते, अब सब ठीक सा लगने लगा था कि अचानक रात में जॉर्ज को बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। उन्होंने जब खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो पास में एक गैरेज का शटर अपने आप ही खुल रहा है और बंद हो रहा है। अब जॉर्ज समझ चुके थे कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा सुबह उठते ही फिर से फादर से मदद मांगेंगे, पर रात तो अभी बाकी थी। कुछ देर बाद उन्होंने किचन में से चाकू को जोर जोर से किसी लकड़ी के ऊपर मारने की आवाजें आने लगी, पर जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इंसान को कभी कभी लगता है ये सब उसका वहम है और वो इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करता। जिंदगी फिर से कुछ दिन अपनी रफ्तार से चलने लगी, पर ये सब कुछ यही रुकने वाला नहीं था। उन्हें रोज ही कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। आखिर में हार कर ठीक 28 दिन बाद जनवरी 1976 में जॉर्ज ने एक बार फिर से फादर से मिलकर घर को पवित्र करने का फैसला किया। वो नहीं जानते थे यहाँ जो भी बुरी आत्मा उनके साथ रह रही है, अब वो इससे बहुत नाराज होने वाली है और अब वो ये सब खेल खत्म कर देना चाहती है। रोज की तरह सबने एक साथ रात को डिनर किया और सोने के लिए चले गए। लगभग रात के 3:15 का समय था। जॉर्ज अपने बेटे डैनियल के साथ सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने वहां किसी की मौजूदगी का एहसास किया। खिड़की के बाहर कुछ रोशनी सी दिखाई दी। बाहर अंधेरे में उन्हें एक सुअर जैसी आकृति दिखाई दी। उसकी लाल लाल अंगारों जैसी आंखें थी। वो जॉर्ज और उनके बेटे को घूर घूर कर देख रही थी। इस पर जब वो अपनी पत्नी कैथी और बच्चों को जगाने के लिए पलटे तो उन्हें नहीं पता था कि अब वो कुछ और भी बुरा देखने वाले हैं। कैथी और उनके बच्चे अपने पलंग से कुछ फुट ऊपर हवा में तैर रहे थे। इसके बाद वो अपना होश खो बैठे। सुबह जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले वो फादर से जाकर मिले और उन्होंने तय किया कि तब तक कैथी की माँ के घर जाकर रहेंगे जब तक ये सब ठीक ना हो जाए। कैथी और जॉर्ज ने दावा किया कि इस बुरी शक्ति ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अक्सर सीढ़ियों में उन्हें हरे रंग के पदार्थ दीवारों से रिसते हुए दिखते थे और वही दुर्गंध आने लगती थी। इसका जिक्र राइटर एंसन की बुक में किया गया। On 14 जनवरी 1976 जॉर्ज और कैथी ने अपने तीनों बच्चों और कुत्ते हैरी के साथ इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इसके बाद एमिटीविल पर बहुत सी किताबें और फिल्में बनाई गईं। यह कहानी कुछ कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुई। फादर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें जॉर्ज के घर पर एक अदृश्य शक्ति ने तमाचा भी मारा था। कैथी और जॉर्ज आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे। 17 अगस्त 2004 को कैथी की मृत्यु एक लंग्स की बीमारी से हुई और जॉर्ज दिल की बीमारी के चलते 8 मई 2006 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कैथी और जॉर्ज ने लेट 1980s में तलाक ले लिया था और अलग हो गए थे, पर आखिरी समय में इनके आपस में अच्छे रिश्ते बने रहे। जैसे कि यह एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना बन चुकी थी। फेमस डिमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन वॉरेन, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने 6 मार्च 1976 की रात को चैनल 5 न्यूयॉर्क की टीम के साथ एमिटीविल हाउस में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उनके इंफ्रारेड टाइम लैप्स कैमरा से उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े हुए एक डिमोनिक बॉय यानी शैतानी रूह की तस्वीर कैद की। 1979 में यह तस्वीर सोशल मीडिया में जारी की गई। वो घर जो कि 112 ओशन एवेन्यू से जाना जाता है, आज उसे रेनोवेट कर दिया गया है और उसका पता बदल दिया गया है ताकि उसे साइट विजिटर्स से बचाया जा सके। अगस्त 2010 को इस घर की नीलामी हुई और सैकड़ों लोग इसे खरीदने भी आए। सभी को इस घर में अंदर जाने की अनुमति थी, पर किसी को भी ऊपर के कमरों में या बेसमेंट में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर में $9.5 लाख में इस घर को किसी स्थानीय व्यक्ति ने खरीद लिया। आज 35 साल हो चुके हैं। रेनॉल्ड डिफो जिंदा है
और उसे न्यूयॉर्क करेक्शनल फैसिलिटी में रखा गया है। वो 68 इयर्स के हैं। क्या ये सब रोनाल्ड ने किसी डिमोनिक पोजेशन में किया या जानबूझकर? इतिहास में ऐसी ही और भी कई सच्ची घटनाएं होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, कुछ और भी शक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह की और भी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।